हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी नवीद राना, वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक ठाक हो? फिर ये नया बैच है ना, OB27? आपकी पहली क्लास है मेरे साथ? इस्लामाबाद OB27 सेकंड है ना यार? सेकंड कैसे? पहली वो हुई थी आपके साथ जो जनरल क्लास, जो ओपन क्लास थी सबकी, वो वाली फर्स्ट फ्री ओरिएंटेशन क्लास थी। ओके ओके ओके। तो काफी अर्सा हो गया मेरा ख्याल है, आप लोग मेरा इस दौरान काफी सारी क्लासेस अटेंड कर चुके हैं। हाँ, आई वॉज देन इन लाहौर। ईद के दिन होंगे मेरा हाल है। एनी आइडिया व्हेन इट वाज? क्वाइट वेल नाउ, थैंक यू। जी, वाइफ बेहतर है आप काफी हद तक। तब हमने जाना था, शायद हॉस्पिटल जाना था, नेक्स्ट वीक इस तरह की चीज थी। नाउ आई एम इन इस्लामाबाद। ये मेरी इस्लामाबाद की सेटिंग है, वो लाहौर की सेटिंग थी। ओके, सो आपके कुछ लोगों के ना मैसेजेस डायरेक्ट आ रहे हैं। माहद उस्मान, आप जरा इसको ठीक कर लें, एवरीवन पे कर लें। हाँ, अच्छा चलो, दैट मीन्स कि आप लोगों का जो मेन जो है फर्स्ट वाला जो हमारी जो क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ एसेज हमारे लेक्चर्स में, सबसे पहला लेक्चर है वो कवर हो चुका है ऑलरेडी आपके साथ। सो लेट्स मूव अहेड, और सेकंड लेक्चर वी विल प्रोसीड विद इट नाउ। ओके, ठीक है। नाउ मैं जरा दोबारा याद करा दूं कि मेरी क्लास थोड़ी इंटरेक्टिव होती है जरा, और आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ेगा। ये मतलब लिखें, जरा मैसेजेस लिखते रहें, क्योंकि काफी सारे लोग बीच में ऐसे हैं जो बिल्कुल खामोश बैठे रहते हैं, और आई लाइक टू कम्युनिकेट। ठीक है, यहाँ पे अब तकरीबन देर आर 70 पीपल राइट नाउ, लेकिन जब मैं जरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो जरा थोड़ा साथ साथ कोई जवाब देते जाएं। ठीक है, ये सिर्फ दो चार लोगों का काम नहीं है मेरे क्वेश्चंस का जवाब देना। माय क्वेश्चंस आर फॉर एवरीबॉडी। ये जो इंप्रेशन मिलता है ना कि बाज बीच में सिर्फ कैमरे लगे हुए हैं, बस रिकॉर्डिंग हो रही है और खुद स्टूडेंट मौजूद नहीं है, ये इंप्रेशन जरा अच्छा नहीं होता। ओके, 8 जुलाई को आपकी, ओ माय गॉड, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। शदाद नासिर, ऑफ कोर्स आप तो करते हैं, लेकिन बाकी बेशुमार पब्लिक है जो बिल्कुल चुप बैठी रहेगी, इसलिए कि वो बाकी टीचर्स ने शायद आपको थोड़ा सा ट्रेन किया हुआ है कि बोलना नहीं होता, बीच में मैसेजेस नहीं करने। वेयर एज मुझे मुसलसल जरूरत होती है आपके साथ कम्युनिकेट करने की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद showing you the students, I may need to make आपका एक क्लास का ग्रुप मुझे बनाने की जरूरत है, और दैट आई एम गोइंग टू मेक ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम का अकाउंट आपको जरूरत होगी, जिसमें हाइड योर फोन नंबर। वैसे तो मैं नॉर्मली व्हाट्सएप ग्रुप बनाया करता हूं, लेकिन रिसेंटली कुछ अरसे से एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें मना किया है व्हाट्सएप ग्रुप बनाने से, या अगर ग्रुप्स बने भी तो बॉयज के ग्रुप अलग बन रहे हैं आजकल, और गर्ल्स के ग्रुप जो है वो अलग बन रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन में अलग अलग ग्रुप्स जो हैं व्हाट्सएप के, गर्ल्स के और बॉयज के नहीं बनाए जा सकते। तो दैट इज व्हाई
इनके फिर मैं ऑनलाइन वालों के अब जो है वो टेलीग्राम के ऊपर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा टेलीग्राम के ऊपर काफी सारा काम है। तो आपके ग्रुप जो है वो उसके अंदर बनेगा क्लास के। सो आप लोगों के हैं अकाउंट टेलीग्राम पे ऑलरेडी? क्योंकि लास्ट टाइम भी जो आपको जो काम दिया था उसके उसकी आपको स्लाइड्स ना मिली नहीं। स्लाइड नहीं मिली तो कैसे मिलनी थी उमर बनी? कैसे मिलनी थी मुझे सालेहा बताए ना। जब आप ग्रुप ही कोई नहीं आपका तो कैसे भेजा? हाथ से मैं दे दिया कि देखे आता आप लोगों को। मुनीब यार, मैं कह रहा हूं ना कि प्रीवियस लेक्चर की स्लाइड्स आपको नहीं भेजी हुई, तो फिर मुझे बार बार बताने का क्या मकसद है? आपकी क्लास के बेशक ग्रुप्स हों व्हाट्सएप के, मुझे मुझे जो चीज बताई गई है उसके मुताबिक आई कैन नॉट मेक व्हाट्सएप ग्रुप्स एनी मोर। ओके। अब आप या तो देखो ना, एक दो तरीके होते हैं काम करने के। एक तो बंदा अटका रहे, अड़ा रहे अपनी बात के ऊपर कि जी हमारे वो नहीं है। बात इसलिए है कि आप लोग ऑलरेडी टेक्नोलॉजी से फेमिलियर हैं, आप लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आपके लिए टेक्नोलॉजी कोई अजूबा या अचंबा नहीं है। तो बाद लोग रेजिस्ट करते हैं, वो फिर वो सीएसएस का स्टूडेंट नहीं होता जो कि जी वो जी टेलीग्राम सर जी ये है वो है। मेरे साथ 18वीं सदी वाली बातें नहीं करनी, मेरे साथ बात करो 2021 वाली। आज के दौर में टेलीग्राम इज एन इंपॉर्टेंट पॉपुलर ऐप। ओके। उसके ऊपर अकाउंट बनाएं और अपना फोन नंबर उसमें हाइड करें एंड करें। ग्रुप बना लें, मैं ग्रुप बना देता हूं और उसके अंदर मैं फिर आपका मटेरियल जो है वो इंस्टॉल कर देता हूं। सबसे बड़ा उसका एडवांटेज ये है कि उसके अंदर प्रीवियस चैट अवेलेबल होती है। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा उसकी पसंद है वो ये है कि तो ये आपका ग्रुप बन गया है एंड लेट मी सेंड दी। लास्ट टाइम हमने जो कुछ पढ़ा था उसको मैं अभी जो है वो अपलोड कर दूं जरा पहले, उसके बाद फिर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपका क्लास ग्रुप है इस्लामाबाद OB21 SC। और इसके अंदर मैं अब आपके जो नोट्स हैं वो अपलोड कर रहा हूं, आपको नजर आते जाएंगे एक एक करके एंड दीज विल बी अवेलेबल टू यू। पहले जरा ये काम खत्म कर लूं, क्योंकि मैंने दोबारा ये नहीं सुनना कि सर जी वो नहीं भेजे हुए। 2 मिनट जरा लग जाएंगे, लेकिन लेट मी मैनेज ग्रुप। So chat history is visible and you can send your messages.
ओके, इसका लिंक मैं आपको अभी यहाँ पे, जो लोग एडिड हैं ऑलरेडी, जिनके पास ये चैट में, आई एम सेंडिंग यू द लिंक राइट नाउ। OB27 यार इस्लामाबाद का है ना, कि रावलपिंडी का है? आपकी ऑफिशियल पहचान होती है एक। ये आपका लिंक है इसका। मैंने 21 लिखा है। अच्छा अच्छा। ओके, सो ये लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है, ठीक है। हमने टाइप्स ऑफ एसेस पढ़ी थी, जिसके अंदर मैंने एक्सपोजिटरी एसे जो थी वो आपको एक्सप्लेन की थी। और ओके, ये साथ साथ अब आपको नजर भी आता जा रहा है जो जो चीज आपके ग्रुप्स में आती आ रही हैं। तो तीन तरह की आपकी एसेस हैं। वन इज एक्सपोजिटरी एसे, अनदर इज आर्गुमेंटेटिव एसे, और ये सारी डिटेल्स थी जो हमने लास्ट टाइम स्टडी की थी। जो लोग नए आए हैं, आप में से कुछ ऐसे लोग जो पहली दफा क्लास अटेंड कर रहे हैं आज, इफ दे रीड दीज नोट्स इजीली, उनको यहाँ से डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। इसको जरा पढ़ लीजिएगा, आर्गुमेंटेटिव एसे। और थर्ड टाइप स्टूडेंट्स कौन सी है? दैट इज दी एब्स्ट्रैक्ट एसे। और एब्स्ट्रैक्ट एसे की डिटेल्स भी हियर दे आर। ये तीनों चीजें आ गई। मैं यहाँ पे साथ ही साथ शेयर कर दूंगा आपका जो अपना स्टडी प्लान है वो भी। ये लास्ट टाइम हमने डिटेल से जो था इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था। और हियर यू आर विद दी, कि मैं आपके साथ जो है वो फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू सीएसएस सिलेबस और एंड ऐसे पेपर, उसके बाद मार्किंग क्राइटेरिया जो था उसके लिए एक वीडियो इनको दिया था, जिसके अंदर बड़ी डिटेल से सारा कुछ बताया गया है कि ऐसे के अंदर किन किन चीजों की मार्किंग, किस किस चीज के कितने कितने नंबर है, और कहाँ कहाँ किस चीज के मार्क्स दिए जाते हैं। वो वीडियो का लिंक जो है अभी मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। और उसके बाद हमने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ एसेज एंड एक्सरसाइज फ्रॉम पास्ट पेपर्स। वो ये ऑलरेडी मैंने आपके सामने जो है, आज इसके ऊपर मैंने आपको असाइनमेंट देनी है, और वो मैं अभी थोड़ी देर में इसके ऊपर टाइप्स ऑफ एसेज के ऊपर असाइनमेंट जो है वो भी अपलोड कर दूंगा। ओके, टुडे इज लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हमने जो स्टडी करना है दैट इज पैराग्राफ एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एसे एंड पैराग्राफ स्ट्रक्चर। ये चीजें आज स्टडी करनी है, और ऐसे कंटेंट कलेक्शन मेथड ये है। उसके बाद लेक्चर 3, 4, 5, 6 ये सारी डिटेल तो ये मैंने अपलोड कर दिया है आपके ग्रुप में। तो यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स, और नेक्स्ट टाइम जब आप क्लास में आते हैं तो जरा इसको देख के आना है, सो दैट आपको मालूम हो एग्जैक्टली कि आज हम क्या स्टडी कर रहे हैं। ओके ओके, सो दिस ग्रुप हैज ऑलरेडी 12 members have already joined. बाकी लोग जो हैं वो इसको ज्वाइन करने के लिए, स्टूडेंट्स मैं ये लिंक यहाँ पे डाल रहा हूँ, क्योंकि आप जरा अपने क्लास फेलोज की जरा मदद कीजिएगा, जो
इसको ज्वाइन करने के लिए बाद औक़ात नहीं ज्वाइन होता तो आप लोग मेंबर को ऐड कर सकते हैं। समझ आ रही है ना बात की? सिर्फ उनका लिंक होना जरूरी है, उनके पास अकाउंट जो है इसका होना जरूरी है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ये इस ग्रुप का लिंक मैं दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, चाहिए होगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके अच्छा, आप में से कुछ लोग बिजी हो गए हैं अभी इस वक्त टेलीग्राम का अकाउंट बनाने में। स्टूडेंट्स, ये काम जरा बाद में करना है, ये काम जरा बाद में करना है। आप फिक्र ना करें, एवरीथिंग वुड स्टे इन द ग्रुप। मैंने कहा ना ज्वाइन नहीं हो रहा वसीम, ये बेटा ये बातें बात की हैं, ठीक है? ये काफी सारे आप में से कहें कि ज्वाइन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये आस्ते आस्ते सबका ज्वाइन हो जाता है। ये देखो, ये CSS ऐसे डिस्कशन फोरम है, बाद में आपको इसके भी मेंबर बनाऊंगा। इसके जरा मेंबर्स की तादाद देखो जरा कितनी है, 5000 के करीब तकरीबन। इन सब लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है ना। और ये मेरा क्रिटिकल थिंकर्स का ग्रुप जो है 1842, ये भी देख लो। इंटेलेक्चुअल डिस्कशन 2 सवा 2 हजार लोग इसमें अंदर है। इसका मतलब ये कि सबका ज्वाइन हो जाता है। ऑलराइट, सो इसमें कुछ ज्यादा जो है ना खपने वाली बात नहीं है, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। बाद में कीजिएगा, अभी ना करने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलें। ये काफी सारे लोग कहेंगे सर अकाउंट नहीं बन रहा, ज्वाइन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं। जब आप अकाउंट बनाते हैं तो उस वक्त आप अपना फोन नंबर हाइड कर सकते हैं। इसकी सबसे 2-3 एडवांटेजेस हैं। एक तो ये मतलब इसके अंदर आप अपना मैसेज एडिट कर सकते हैं। बाद बात होता है ना, कोई मैसेज आप भेज बैठे हैं और आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, यू कैन एडिट योर मैसेज। देन लास्ट चैट, प्रीवियस चैट जो है वो सारी विजिबल है जब भी आप ज्वाइन करें। दूसरे लोगों को आप मेंबर को ऐड कर सकते हैं, जैसे ही वसीम कह रहा है जी नहीं हो रहा, अगर इसका है तो फिर कोई फ्रेंड इसको ऐड कर सकते हैं और इस तरह की चीजें। चलो, बस काफी हमने सेल प्रमोशन कर ली है इसकी, टेलीग्राम की। लरेब, यू जस्ट ज्वाइन द क्लास, कैन समवन गाइड ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है? ये आपके आपस की बातें हैं, जरा बाद में कर लीजिएगा। ये लिंक मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगी तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका अकाउंट नहीं है उसका, टेलीग्राम का, तो नथिंग विल हैपन। सो प्लीज पे अटेंशन टू द स्टडीज नाउ। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा काम है बेसिकली पैराग्राफ स्ट्रक्चर। सबसे पहले आई वुड लाइक टू गो इनटू दी स्ट्रक्चर ऑफ CSS ऐसे। ओके, सो ये है मेन चीज जो आज स्टडी करने वाली है हमारी। पहली बात ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ CSS ऐसे, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि पेपर में एग्जामिनर ने कहा था कि राइट एन एसे ऑफ अबाउट 2500 to 3000 वर्ड्स। ठीक है, तो ये हम मेनली इस वक्त जो है वो देखने लगे हैं कि 2500 to 3000 वर्ड्स की ऐसे का स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो फिक्स्ड पैराग्राफ्स होते हैं जो हर ऐसे के अंदर लाजमी रहेंगे हमेशा। इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ विच इज फॉर अबाउट 220 to 250 वर्ड्स। CSS ऐसे में हम हमेशा जो लेंथ जो है वो काउंट करेंगे इससे वर्ड से। इसके अंदर पेजेस या लाइंस या सेंटेंसेस इस तरह की चीज नहीं होती, ये वर्ड से हमेशा काउंट होगा। सो इंट्रोडक्शन वुड रन फॉर 220 to 250 वर्ड्स, ये हमेशा पैराग्राफ 1 आपका। किसी भी किस्म की ऐसे हो, ये 3 पैराग्राफ्स फिक्स्ड हैं इसके अंदर। क्रंच पैराग्राफ जिसको मैं कहता हूं, ये 100 to 120 वर्ड्स का लिखना होता है, ये पैराग्राफ 2 है। ये क्या चीज है, इसको कैसे लिखना है, ये सारी चीजें लेक्चर नंबर 5 में जो है वो चल के आएंगी। कंक्लूजन पैराग्राफ 150 to 180 वर्ड्स का होता है, दिस इज ऑलवेज द लास्ट पैराग्राफ।
अब अगर हम इन फिक्स्ड हेडिंग्स को फिक्स्ड पैराग्राफ्स को काउंट करें तो हमारे पास 500 वर्ड्स तो इसके हो गए रफली। यानी अगर आप 2500 टू 3000 हमारा टारगेट है तो उसमें से 500 वर्ड्स तो ये 3 हमारे जो फिक्स पैराग्राफ्स हैं ये ले जाते हैं। अब फिक्स पैराग्राफ्स में ये अगर निकल गया ये वाला 500 वर्ड्स चले गए हैं तो बाकी हमारे पास जो 2000 वर्ड्स बचे हैं वो the remaining 2000 words are divided into body paragraphs। बॉडी पैराग्राफ्स और एक बॉडी पैराग्राफ जो है उसकी लेंथ होती है 100 टू 121 वर्ड्स। और अगर 100 टू 120 वर्ड्स इसकी एक की लेंथ है तो 2000 वर्ड्स में हमने बॉडी पैराग्राफ्स लिखने हैं तो इसका मतलब ये कि कितने पैराग्राफ लिखे जाएंगे, अराउंड 16 टू 18 पैराग्राफ्स हम लिखें 100 टू 120 वर्ड्स के तो ये 2000 वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अक्सर लोग पूछते हैं कि जी ऐसे के जो है वो वर्ड्स क्या कैसे काउंट किए जाते हैं, क्या लिख के हमने सारी ऐसे की वर्ड्स? नहीं, ऐसे नहीं करते। आप अपने जो पैराग्राफ जब हम लिखते हैं बॉडी पैराग्राफ्स तो उसकी हमारे पास एक एवरेज लेंथ जो है वो बन जाती है और उस एवरेज लेंथ से फिर हमें पता चलता है कि हमारी कितनी लेंथ टोटल ऐसे की जो है वो बन गई है। सो 16 टू 18 पैराग्राफ्स ऐसे के अंदर लिखने होते हैं बॉडी पैराग्राफ्स। आई वुड से हम एवरेज एक रख लेते हैं 17 की, और 17 जो है वो हमारे पास वेरिएबल सब हेडिंग्स आ गई। वेरिएबल से मुराद ये है, ये कंट्रास्ट करेंगे हम इसका फिक्स्ड के साथ कि एक तरफ हमने हेडिंग देखी थी फिक्स्ड पैराग्राफ्स, ये 3 पैराग्राफ्स फिक्स्ड होते हैं, इंट्रोडक्शन, क्रंच और कंक्लूजन। ये हर ऐसे के अंदर, सीएसएस ऐसे के अंदर क्रंच पैराग्राफ सीएसएस ऐसे की स्पेशल चीज है, ये छोटी एसेस में नहीं लिखा जाता, पीएमएस वगैरह में नहीं लिखा जाता। तो 17 वेरिएबल सब हेडिंग्स यानी जो हर एसे के टॉपिक के हिसाब से चेंज होती हैं, दोज आर दी बॉडी पैराग्राफ्स। जो 17 के करीब सब हेडिंग क्या होती है? सब हेडिंग एक्चुअली टर्मिनोलॉजी है आउटलाइन की। आपने लास्ट टाइम देखा था कि सिलेबस के अंदर और पेपर के अंदर कि एग्जामिनर ने कहा था मेक एन आउटलाइन एंड राइट एन एसे। तो आउटलाइन में जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। तो आउटलाइन के अंदर जो सब हेडिंग्स होंगी दोज आर एक्चुअली दी बॉडी पैराग्राफ्स। लेट मी शो यू एन आउटलाइन एंड दैट वुड हेल्प यू इन ये फॉर एग्जांपल हमारी जो आउटलाइन है वो एक्चुअली इस उसकी शेप ये होती है। टॉपिक है हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, इल्स एंड रेमेडीज। तो उसकी जो आउटलाइन लिखी जाती है उसके अंदर इस तरीके से पहले इंट्रोडक्शन फिक्स पैराग्राफ आता है, उसकी सब हेडिंग है थीसिस स्टेटमेंट, उसके बाद क्रंच पैराग्राफ लिखा जाता है और उसके बाद आपकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। ये जो ब्लू में लिखी हुई हैं ये सब हेडिंग्स है और आपका पैराग्राफ जो है वो इन सब हेडिंग्स पे लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पैराग्राफ इस पे नहीं लिखना, प्रॉब्लम्स एफ्लिक्टिंग हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, ये तो सिर्फ पैराग्राफ्स को ग्रुप करने के लिए एक हम हेडिंग दे रहे हैं। उसके बाद इम्पैक्ट्स ऑफ दीज प्रॉब्लम्स एंड नंबर 6 वे फॉरवर्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड देन द कंक्लूजन। तो आपने देखा इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और क्रंच पैराग्राफ मौजूद है ऐसे के अंदर और वो फिक्स्ड है। लेकिन ये जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं ये वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। किसी में 3 सब हेडिंग्स होंगी, किसी में 4, किसी में ज्यादा, और यहाँ पे सब हेडिंग्स जो है वो हमारे पास ये है। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओ यार ये क्या हो गया? ये मैं जिक्र कर रहा था। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन और क्रंच फिक्स हो गए और लास्ट जो पैराग्राफ है कंक्लूजन का वो फिक्स हो गया।
ये जो मैं जिक्र कर रहा था कि ये जो ब्लू में है ये हमारी सब हेडिंग्स है, इनके ऊपर पैराग्राफ लिखा जाता है और इनकी ग्रुपिंग के लिए फिर हेडिंग यूज होती है। तो हेडिंग एंड सब हेडिंग्स ये हमारी आउटलाइन की टर्मिनोलॉजी है। अब ये जो देखो ना, जो फिक्स पैराग्राफ्स है, इंट्रोडक्शन, क्रंच और ये कंक्लूजन, ये तो 500 वर्ड्स के तो ये आ गए। अब बाकी जो 2000 वर्ड्स हैं वो हमने इसमें लिखने हैं, ये सब हेडिंग्स में। सब हेडिंग्स एक पैर, मतलब ये लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज, तो इसके ऊपर कितने हमने लिखने हैं? 100 to 120 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखना है। इन्फ्लेटेड फीस इन प्राइवेट सेक्टर एग्जैसरबेट सोशल इनइक्वालिटीज, ये क्या है? ये हमारा 100 to 120 का पैराग्राफ है। ये सारे पैराग्राफ्स ये वाले 100 to 120 वर्ड्स के हैं। इसी तरह से ये वाले भी सारे पैराग्राफ्स, इसी तरीके से ये वाले सारे पैराग्राफ्स भी। तो अब अगर ये 17 पैराग्राफ्स जो हैं ये सारे 100 to 120 वर्ड्स के होने चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि अगर हम एक पैराग्राफ लिखना सीख लें स्ट्रक्चर, तो दैट मीन्स कि ये सारी ऐसे जो है ये उसके अंदर लिखी जा सकती है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो बता दो। मतलब ये सारे जितने भी हमने पैराग्राफ लिखने हैं 17, ये सारे एक ही स्ट्रक्चर के पैराग्राफ होंगे। तो हम अब फोकस करते हैं एक स्ट्रक्चर के ऊपर, और वो सीखना है आपने, जिससे आपको पूरी एसे का लिखने का मेथड जो है वो आ जाता है। बाकी रह गए ये 3 पैराग्राफ्स फिक्स्ड, तो ये तो एक एक है ना। तो ये फिर मैं पहले आपको ये वाले सिखा लूं वेरिएबल पैराग्राफ्स, उसके बाद फिर वो जो सिंगल सिंगल पैराग्राफ है एक ही लेक्चर में हम वो तीनों तरह के पैराग्राफ्स लिखने सीख लेंगे। सिमिट्री का ख्याल रखना है कि नहीं? यकीनन रखना है वसीम खान। ये सारी चीजें आगे चल के आप जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ऑटोमेटिकली ये चीजें जो है वो क्लियर होती जाएंगी। ऐसे में हेडिंग्स नहीं देनी, नहीं, ऐसे के अंदर हेडिंग सब हेडिंग्स नहीं जाती बिल्कुल। आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसमें शायद लिखी जाती हैं कि नहीं, लेकिन ऐसे के अंदर कम से कम नो हेडिंग सब हेडिंग व्हाटसोएवर। लास्ट टाइम देखिए एक चीज मैंने आप इन लोगों के साथ शेयर की थी, कुछ लोग अगर नए आए हैं तो आज मैं ये चीज दोबारा शेयर कर देता हूँ कि जैसे कि इम्पैक्ट की 3 सब पॉइंट्स और रेमेडीज, नथिंग वसीम खान, नथिंग, कोई सब हेडिंग्स नहीं होती। मैं आपको ये दिखा देता हूँ जरा दोबारा, इसको पढ़ लें तो आपको खुद ही अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सीएसएस की जो ऐसे है ये थीसिस ऐसे भी कहलाती है, एकेडमिक ऐसे। डेफिनेशन इसकी ये है कि इट इज अ लॉन्ग लॉजिकल डिस्कशन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। अब ये यहां से ये हमें समझ आ जानी चाहिए कि ये लॉजिकल डिस्कशन है, इसके अंदर कोई कहानियां जो हैं फर्जी किस्म की वो नहीं लिखी जा सकती। और ये डिस्कशन है, ये भी ख्याल रहे, ये डायलॉग नहीं है, ये डिस्कशन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। फिर ये कि ये पैराग्राफ्स में लिखी जाती है, सारी ऐसे पैराग्राफ्स में लिखी जाएगी इन टेक्स्ट फॉर्म। कोई इलस्ट्रेशंस नहीं, कोई ग्राफ्स, टेबलेट, टेबल्स और मैप्स वगैरह इसके अंदर इजाजत नहीं है। बाकी सब्जेक्ट में आप बनाएं तो बनाएं, ऐसे के अंदर उसकी इजाजत नहीं है। नो लिस्टिंग ऑफ पॉइंट्स। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके अंदर नो बुलेट पॉइंट्स। आपने सारी जो बात है टेक्स्ट में लिखनी है, बुलेट पॉइंट्स कोई नहीं यूज करने। नो नंबरिंग ऑफ पैराग्राफ्स। ये जो बाद वक्त आप देखते हैं ना, पैराग्राफ्स के शुरू में लिखा होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, या फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, फोर्थली, फिफ्थली, सिक्सथली, ये नहीं। अगर आप ये करते हैं, पैराग्राफ्स की नंबरिंग लगाते हैं, तो फिर वो ऐसे नहीं रहती, वो लिस्ट ऑफ, वो कुछ और चीज बन जाती है। एंड ऑल टेक्स्ट इज रिटन विदाउट एनी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? नो हेडिंग्स। सारी ऐसे जो है वो बिल्कुल सेम सारा टेक्स्ट जो है वो लिखा जाता है, और उसके अंदर कोई हमने हेडिंग्स जो है वो नहीं लगानी होती। वो हेडिंग सब हेडिंग सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन में रह जाएंगी बस। डॉक्टर जोजो।
ठीक है, ये आपके लग गई है, उसके अंदर मैंने साथ साथ ग्रुप में अब मैं भेजते जा रहा हूँ आपका मटेरियल जो है। जैसे कि इम्पैक्ट, सर कैन वी ऐड कोट्स, सिद्धरा जरा पैराग्राफ आज पढ़ लेना तो आपको खुद ही सवालों के जवाब में। सर इफ यू डू नॉट माइंड प्लीज शेयर ए कंप्लीट रिटन एसे। बिल्कुल ठीक है जुनेद, उसका जरा पर्पस मुझे बता दो। कैन वी राइट बोल्ड वर्ड्स विद डिफरेंट कलर पेन? यस यू कैन। सर वी हैव टू गिव हेडिंग्स इन द आउटलाइन? यस महत। पर्पस जरा मुझे बता दीजिएगा पूरी ऐसे का। अगर आपको पूरी जो है वो ऐसे ही पकड़ानी थी तो मुझे फिर पार्ट्स पढ़ करके पढ़ाने की क्या मकसद है? कैन वी ऐड कुरान वर्स और हदीस इन कोट्स इन ऐसे रिलेटेड टॉपिक? जी हाँ, उमर बदीन लिख सकते हैं। So Junaid doesn't have the answer to his question. Right. रिजवानुल्लाह जरा अपना मैसेज ओपन करें बेटा, ये डायरेक्ट आ गया। Sir, we have heard multiple stories of people who have written 1500 to 2000 words essay in the exam and still topped. What do you say? झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। मेरे सामने करके बोल के दिखाएं। ये जो टॉपर्स हैं इनको मैं एकेडमी में जाके पकड़ा हुआ, मैंने सिविल सर्विसेज एकेडमी में मेरे लेक्चर्स होते हैं वहां पे, और वहां मैंने उनसे पूछा, मैं कि ये जो आपने ये जो बोला हुआ है ना फिक्रा कि जी मैंने 1650 वर्ड्स लिखे थे और मैंने टॉप की है, ऐसे आपने ऐसे में ये भी देखो उस बंदे के पीछे एजुकेशन देखो, 4 साल वो इंग्लैंड में पढ़ के आया हुआ है, 2 साल उससे पहले उसके कैम्ब्रिज के कोर्सेज हैं। आपका है वो बैकग्राउंड? ये जब से उस बंदे ने ये स्टेटमेंट दी हुई है मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया है, सारा पाकिस्तान मुझसे पूछता है सर जी उसने तो 1600 वर्ड्स लिखे थे और टॉप की थी ऐसे, तो फिर आप भी करें। मोस्ट वेलकम, मेरे पास कोई जवाब नहीं इसका। मुझे सिर्फ वो चीज आती है जो सिलेबस में लिखी हुई है, मैं बस वो पढ़ाऊंगा। बाकी ये जो मिथ्स और शॉर्टकट्स और ये सारा कुछ ये बताने के लिए आपको और बथेरे लोग हैं, मिसगाइड करने के लिए काफी लोग हैं। आप जाएं जाके टकरे मारे उसके अंदर, यूट्यूब के अंदर लोग हैं, सीएसपी ऑफिसर्स पूरे पाकिस्तान में भरे पड़े हुए हैं। जाए उनको जाके सजदे करें, उनको जाके सीखें, उनको जाए। आई वोंट से एनीथिंग, आई वोंट स्टॉप यू। जब तक तुम लोग 1 साल फेल नहीं हो लेते उस वक्त तक तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आएगी। और जो बंदा 2 दफा फेल हो जाता है वो फिर मेरी बात उसको पक्की समझ आ जाती है कि ओ हमारे फेल होने की ये रीजन है। इसलिए शुरू में आमतौर पे नए जो स्टूडेंट्स जब मेरे सामने आके बैठते हैं उनको मेरी बातें लगती हैं कि जी ये तो सारे कहते हैं ना, तो वो समझते हैं जी ये भी बस अपनी बातें सुना रहे हैं। इसलिए वो फिर सबकी बातें सुनने में, आपने 15-20 और लोगों की भी सुनी हुई है ऐसे के ऊपर, आप मेरी भी सुन रहे हैं, तो आप समझते हैं सारा कुछ बराबर ही है। इट इज ओनली आफ्टर फेलिंग दैट यू विल रियलाइज कि डॉक्टर आरिफ ने जो बात की थी वो साइंटिफिक थी, और उन्होंने हमें पहले बता दिया था कि ये चीज नहीं करनी, और हमने की और हम फेल हुए। फिर दूसरी दफा आप दोबारा करेंगे। उसकी वजह यह है कि फेलियर की सबसे बड़ी रीजन पाकिस्तान में सीएसएस की एसए के अंदर रीजन ये है कि स्टूडेंट्स फॉलो सीएसपी ऑफिसर्स हु आर नॉट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट्स, और आप फॉलो करते हैं उनको, जाते हैं उनके पीछे। पता नहीं क्यों, ये मुझे नहीं पता, ये कौन है पीरों फकीरों को मानने वाली। वो बंदा फुटपाथ पे बैठा होता है और उससे जाके रोजगार के तवीज ले रहे होते हैं, तो आप लोग फॉलो करें उनको, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, मुझे खामखा जो है परेशान ना करे उसके ऊपर। नहीं जी, इनको ये नहीं पता कि मिथ्स कौन सी है और रियलिटी कौन सी है, इनको लगता है जो मैं बात कर रहा हूं वो भी मिथ ही है। शहजाद नासिर, स्टूडेंट्स जरा आइंदा ख्याल रखिएगा, इस वक्त 84 स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो उस वक्त कोई 57 लोग थे, जिस मीन्स के 25 लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने शुरू से लेक्चर अटेंड नहीं किया। मैं नॉर्मली
10-12 मिनट शुरू के जो होते हैं उसके बाद लेक्चर स्टार्ट कर चुका होता हूँ। अब शुरू की बातें आपने ना सुनी है और मे बी यू डोंट इवन बॉदर, तो जरा आइंदा क्लासेस में ज्यादा टाइम पे आना करना है। ये जरा आपने सुना भी होगा, आई एम वेरी केयरफुल अबाउट डिसिप्लिन। मैं उस तरह नहीं हूं कि जी मैं खुद भी आधा घंटा लेट हूं और समथिंग लाइक दैट। आई एम वेरी केयरफुल अबाउट डिसिप्लिन। बाज़ औक़ात मैं लेट कमर्स को मीटिंग भी लॉक कर देता हूं। आई हैव द राइट टू, इसलिए कि आपका आपने उल्टे उल्टे सीधे सवाल पूछने हैं बाकी, और मैं ऑलरेडी बातें जो है वो कर सकूं। नहीं, ट्रस्ट की बात नहीं है शहजाद नासिर। आई स्पीक विद अथॉरिटी ऑन CSS because of my experience of being the examiner। मैं इस तरह लल्लू पंजू नहीं उठ के आ गया कि जिसने सुन सुन के दूसरे लोगों से कि ऐसे में ये लिखते हैं, ऐसे में वो लिखते हैं, स्टूडेंट्स ये नहीं करना, स्टूडेंट्स वो नहीं करना। नथिंग लाइक दैट। आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 27-28 years ऑफ टीचिंग दिस। इसलिए ना मैं वो आई डोंट हैव टू डिफेंड माई सेल्फ। आपका दिल करता है तो बात माने सुने, अगर आपकी अकल तस्लीम करती है। और अगर आपकी अकल तस्लीम करती है कि आलतू फालतू इधर उधर की बातें जो कुछ मार्केट, जो कुछ पाकिस्तान में चल रही हैं उनके ऊपर बिलीव करना है, तो फिर मोस्ट वेलकम। यही मसला है मेरा। मैं हमेशा इन लोगों से कहा करता हूँ कि मेरी क्लासेस जरा शुरू में ऐसे की जो है वो रख दिया करें। शुरू में मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा लूँ तो ऐसे जो है मैं पढ़ा लेता हूँ। अब आप 2 महीने आप दूसरे टीचर से पढ़ पढ़ के आपकी हैबिट्स बन गई हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ तो सिद्रा साहबा को लग रहा है कि जी बेइज्जती हो रही है। ये बेइज्जती हो रही है।
जो मेन चीज हमारी आज पढ़ने वाली है दैट इज पैराग्राफ एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एसे। और जब हम पैराग्राफ जब कर रहे होते हैं तो दैट मीन्स के a composition is basically a collection of different paragraphs। हमारी जो भी राइटिंग है वो कॉम्पोजिशन जो है वो बेसिकली सारी जो है वो पैराग्राफ्स में लिखी जाती है। ईच पैराग्राफ हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन इन ए कॉम्पोजिशन। कोई भी कॉम्पोजिशन हो, चाहे वो ऐसे है, लेटर है, रिपोर्ट है, न्यूज़पेपर आर्टिकल है, कोई भी चीज है, वो सारी की सारी जो है वो हमेशा पैराग्राफ्स में लिखी जाती है। 3 तरह के पैराग्राफ्स हमारे पास होते हैं, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ्स एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम ऐसे की बात जो है वो ऐसे को डीकंस्ट्रक्ट करके तो हम बात करेंगे पैराग्राफ्स की। और पैराग्राफ बेसिकली क्या चीज है? पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। अगर बात की जाए पैराग्राफ बजाते खुद क्या चीज है, तो ऐसे को डीकंस्ट्रक्ट किया पैराग्राफ्स में, और पैराग्राफ को हम फर्दर डीकंस्ट्रक्ट करते हैं तो पैराग्राफ इज मेड अप ऑफ सेंटेंसेस। It is basically a collection of sentences which are written according to a certain theme or they elaborate a certain point. So, इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो पैराग्राफ्स हैं, अब इसके अंदर जो सेंटेंसेस हैं आमतौर पे जैसे आपको स्कूल से सिखाया गया था कि पैराग्राफ जो है वो उसके अंदर एक ही पॉइंट के ऊपर बात करनी होती है, एक ही थीम के ऊपर जो है वो बात करनी होती है, अलग अलग चीजें जो है वो डिस्कस नहीं करनी होती। तो उसके बाद स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि कोई भी नंबर ऑफ सेंटेंसेस जो है वो लिखा जा सकता है और उससे जो है वो पैराग्राफ बन जाएगा। तो दैट इज अ सिंगल पैराग्राफ। या बाज़ औक़ात लोग 2 या 3 सेंटेंसेस लिख के समझते हैं पैराग्राफ बन गया है। बाज़ औक़ात लोग 9-10 लाइनें लिख के भी, सेंटेंसेस लिख के भी उनको समझ नहीं आती कि इसको खत्म कैसे करना है और क्या। अब CSS ऐसे जो है वो सारी की सारी आपके पास स्ट्रक्चर्ड राइटिंग, जो आपकी जो चीज नोट करने वाली है वो ये है कि सारी जो CSS के अंदर, सिर्फ ऐसे के अंदर ही नहीं बाकी भी सब सब्जेक्ट्स के अंदर यही चीज चेक की जा रही है, स्ट्रक्चर्ड राइटिंग। कि स्टूडेंट को क्या प्रॉपरली आर्टिकुलेशन आती है कि नहीं, स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखना आता है कि नहीं। स्ट्रक्चर्ड राइटिंग से मुराद ये होती है कि आप एक खास तरतीब के साथ जो है अपने आइडियाज को जो है वो पेश करें। इसलिए फिर पैराग्राफ के अंदर जो सेंटेंसेस हैं, जो मेथड मैं जो आपको सिखाऊंगा, वो पैराग्राफ को हम प्रॉपरली हर सेंटेंस का भी एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो फिक्स कर देंगे, ताकि हम सब लोग प्रॉपर पैराग्राफ्स जो है वो लिख सकें। और ये ना हो कि जी सेंटेंस के अंदर जो है वो किसी ने 4 सेंटेंस लिखे हैं, किसी ने 3 लिखे हैं, किसी ने 5 लिखे हैं, कोई 15 लिख रहा है। नहीं, स्ट्रक्चर्ड राइटिंग का मतलब ये है कि आप अगर जो भी सेंटेंस लिख रहे हैं अपने पैराग्राफ के अंदर, तो उसका एक खास कोई ना कोई फंक्शन होना चाहिए, उसका खास कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। और स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो फिर उसके मुताबिक ये जो चीज आपने सीखनी है आज वो ये है कॉम्पोजिशन ऑफ ए बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ जो है 100 to 120 वर्ड्स का, ये बेसिकली 5 बेसिक सेंटेंसेस पे इट कंसिस्ट ऑफ। पहला सेंटेंस जो है वो टॉपिक सेंटेंस है। टॉपिक सेंटेंस के अंदर हमारा काम ये होता है कि पैराग्राफ जो है वो सिर्फ टॉपिक सेंटेंस में ये बताना है व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट। उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है सेकंड, वो इट इज ऑलवेज रीजन और एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस। यानी टॉपिक सेंटेंस आप देके तो उसके बाद जो सेकंड जो आपका सेंटेंस है दैट इज एक्सप्लेनिंग द टॉपिक सेंटेंस। अब ये कोई इतनी नई चीज नहीं है, टॉपिक सेंटेंस को हमने सिंपल रखना होता है और उसकी जो डिटेल्स हैं, उसकी को क्यों लिखा गया है, क्या कहा गया है, या उसकी जो एक्सप्लेनेशन जो है वो हमेशा सेकंड सेंटेंस में की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो है 2 सेंटेंसेस ये आपस में ग्रुप्ड हैं। और उसके बाद जो सपोर्टिंग पॉइंट और एग्जाम्पल या एविडेंस जो है, इसके बाद थर्ड सेंटेंस जो है वो हमेशा सपोर्टिंग पॉइंट बात को आगे बढ़ाएगा, एक्सपेंडिंग सेंटेंस जिसको कहा जाएगा। और उसके बाद नंबर 4 सेंटेंस जो है वो एग्जाम्पल, एविडेंस, इंफॉर्मेशन जो है वो देनी लाजमी है। अब मेन चीज जो
फर्क आया 2016 के सिलेबस के बाद सीएसएस के अंदर, जो आपको लास्ट क्लास के अंदर जो था वो मैंने बड़ी डिटेल से सिलेबस जो था वो डिस्कस भी किया था। लेट मी शो यू वंस अगेन। ये 2016 का सिलेबस है और इसके अंदर लास्ट टाइम भी हमने इसको देखा था और उसमें जो चीज हमें नजर आई थी ये candidates will be required. Candidates are expected to reflect comprehensive and research-based knowledge. ये लास्ट टाइम मैंने बड़ी डिटेल से जो था वो एक्सप्लेन किया था। ऑन ए सिलेक्टेड टॉपिक, कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन। अब उस वक्त मैंने जो आर्टिकुलेशन समझाई थी, एक्चुअली आज जो हम पढ़ रहे हैं वो यही आर्टिकुलेशन है। आज जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली यही आर्टिकुलेशन है कि आप अपनी बात को किस तरीके से पेश करते हैं, क्या प्रेजेंटेशन जो है वो किस तरीके से करते हैं। आर्टिकुलेशन से मुराद होगी कि फिर स्क्रीन शेयर नहीं की और अभी मुझे बता भी नहीं सकते। यही मसला है ना, चैट मुझे बंद करनी पड़ी है क्योंकि इनकी बेइज्जती हो रही थी। चैट इसलिए मैं ओपन रखा करता हूं कि टीचर के साथ जो है वो कम्युनिकेशन चलती रहे, और ये आगे मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाने शुरू हो गए। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था, कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज ऑन ए सिलेक्टिव टॉपिक। तो कॉम्प्रिहेंसिव और रिसर्च बेस्ड नॉलेज जिसकी बात हो रही है वो आर्टिकुलेट अंदाज में पेश करना है, आर्टिकुलेशन। और एक्सप्रेशन लास्ट टाइम हमने कहा था लैंग्वेज एंड टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल ऑफ द एसे राइटिंग। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर बाद में हम आएंगे, लेकिन इस वक्त एक्सप्रेशन नहीं, इस वक्त हम आर्टिकुलेशन की बात कर रहे हैं, पैराग्राफ की। अच्छा, अब मैं यहां पे इसलिए आया हूं कि हमारे पास यहां कहा गया है कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज, यानी आप जो भी अपनी बात करेंगे उसके ऊपर आप एविडेंस दें रिसर्च बेस्ड, उसके ऊपर जो है वो पता चलना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन आपने कहां से रिसीव की है। अब ये इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन ये है कि एसे के अंदर पेश कहां करनी है। एसे के अंदर हमने ऑलरेडी देख लिया है कि एसे के अंदर हमारे पास है क्या, सारी चीजें तो पैराग्राफ्स में लिखी जाएंगी। तो फिर पैराग्राफ के अंदर हमारे पास वो सेंटेंस नंबर 4 है, ये वाला, जिसमें हमने वो कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज जो है वो पेश करना। और ये हम क्यों पेश करते हैं? अपने सपोर्टिंग पॉइंट और एक्सपेंडिंग सेंटेंस को प्रूव करने के लिए। जी स्टूडेंट्स, अब बात की समझ आ रही है? I don't like these dump and mute classes. Chat is open now. इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास जो है ये दो जो है पहले सेंटेंस नंबर 1 और 2 जो है ये आपस में ग्रुप्ड हैं, और सेंटेंस नंबर 3 और 4 जो है ये आपस में ग्रुप्ड हैं। 1 को एक्सप्लेन करना है 2 ने, और 3 की एविडेंस पेश की जाएगी 4 में। इस तरह से ये पूरा पैराग्राफ आपस में कोहेरेंट होता है। और बस उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस, इसके बाद मजीद कुछ नहीं है। कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने जो है वो कंक्लूजन पेश करना। कंक्लूडिंग सेंटेंस बात ये होती है कि वाइंड अप करना है, आपने बात को सम अप करना है, इसमें कोई नई बात अब जो है वो शुरू नहीं करनी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, बेसिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल एक बुनियादी किस्म के बेसिक जो हमारे पास 5 सेंटेंसेस जो हैं वो होने चाहिए कम से कम एक बॉडी पैराग्राफ में। अब ये जो सपोर्टिंग पॉइंट है ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सपोर्टिंग पॉइंट और एविडेंस इंफॉर्मेशन जो है ये दो भी लग सकते हैं। ये सेट है पूरा ना, दो सेंटेंसेस का आपस में सेट है। अगर दो लगाएंगे तो फिर ये कहलाएगा SP1 और ये उसकी एग्जाम्पल 1। तो
इसके बाद आप दूसरा सपोर्टिंग पॉइंट भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर लाजमी है कि उसके साथ उसकी एग्जाम्पल जो है वो जरूर अलग से दी जाए। ये जरा समझने वाली चीज है कि आप मसलन आपके पास किसी भी पैराग्राफ के अंदर ज्यादा पॉइंट्स हैं, तो आप टॉपिक सेंटेंस तो जाहिर है सेम एक ही रहेगा, लेकिन आपके पास ज्यादा पॉइंट्स हैं, आप सपोर्टिंग पॉइंट 1 लगा लें, फिर उसकी एग्जांपल दें। आप सपोर्टिंग पॉइंट 2 भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर उसकी भी एग्जांपल अलग से देनी जरूरी है। सो मच सो कि आप 3 भी लगा सकते हैं, सपोर्टिंग पॉइंट 3 विद एग्जांपल, लेकिन 3 से फिर ज्यादा नहीं करने होते, क्योंकि वो एक पैराग्राफ से फिर बात जो है वो बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि आप सपोर्टिंग पॉइंट 1 दे के उसकी 2 एग्जांपल्स दे लें रेलिवेंट उसकी एक ही चीज की, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सपोर्टिंग पॉइंट 2 दे दिए और एग्जाम्पल सिर्फ एक। हर सपोर्टिंग पॉइंट की अपनी एविडेंस, इंफॉर्मेशन और एग्जाम्पल जो है वो होती है। ये डिटेल्स मैं बाद में बताता हूँ कि एग्जाम्पल, एविडेंस, इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें जो है वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन फर्स्ट आप कम से कम बेसिक एक स्ट्रक्चर जो है पैराग्राफ का वो समझ लें कि पैराग्राफ के अंदर हमने किन चीजों के ऊपर जो है वो क्या क्या लिखना होता है। तो अब आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई है कि हमने जो हमारा जो बॉडी पैराग्राफ का बेसिक स्ट्रक्चर है वो इन 5 सेंटेंसेस के ऊपर मुश्तमिल होता है। मैं एक्सप्लेन करता हूं मरियम, अभी सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये जो पैराग्राफ है ना, बॉडी पैराग्राफ, ये बड़ी डिटेल से और टेक्निकल चीज है, इसको समझने वाली बात है, और ये बड़ी स्पेशल चीज है। ये पैराग्राफ राइटिंग समझना जो है ना बड़ी स्पेशल चीज है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने पूरी ऐसे इसी के सर पे लिखनी है। तो ये समझाने के लिए काफी बंदे को सब्र भी चाहिए और सुकून भी चाहिए, और यहाँ पे बातें शुरू हो गई थी दूसरी, इसलिए फिर मैं म्यूट करके सारा, तो मैं मीटिंग लीव कर गया था कि मैं जरा ठंडा हो जाऊं, क्योंकि मैं पढ़ाने के लिए आया हूं। बीच में लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकालनी शुरू हो गया मेरे ऊपर, तो मैं पढ़ाने के लिए आया हूं, मैंने पढ़ाना है, तो लेट मी प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क। ये 5 बेसिक सेंटेंसेस। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है पैराग्राफ स्ट्रक्चर फॉर्म। नहीं शहजाद, आप बेटा ऐसा ना करें वसीम खान, जो लोग ये हरकतें करते हैं उनको परवाह भी नहीं है। आप एवं काम है सॉरी कर करके वो करते रहते हैं। नहीं नहीं, मैं सॉरी के लिए नहीं कर रहा। जिन्होंने बेइज्जती की है उनको पता भी नहीं है कि उन्होंने क्या किया। वो अपने आप दिखा दिखू के तो गायब हो जाते हैं उसके बाद। अच्छा जी, खैर अब बातें बंद करें, मुझे बार बार उस तरफ ना लेके जाए। लेट्स फोकस ऑन दिस। अच्छा, एकेडमिक पैराग्राफ स्ट्रक्चर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपके साथ जो शेयर की है, जो स्क्रीन है, इसको हमने लिखना आप किस तरीके से। इसको लिखने के लिए आई एम गोइंग टू गिव यू दिस पीडीएफ। इसकी आपने प्रिंट करना है, और इसके अंदर हम पैराग्राफ फर्स्ट जो है वो लिखने हम इसके अंदर सीखें शुरू करेंगे। अब किया गया है कि वो जो पैराग्राफ स्ट्रक्चर आपको सिखाया है, मैंने 5 जो सेंटेंसेस दिखाए थे उनको मैंने यहाँ पे एक पूरे फॉर्म के ऊपर जो है उनको लिख के जगह बना दी है आपके लिए। करना आपने ये होता है कि सबसे पहले आप शुरू में अपना जो टॉपिक सेंटेंस है वो लिखें, और फोकस ऑन वन सेंटेंस एट अ टाइम। ये फॉर्मेट बनाने का मकसद ही ये है कि आप एक टाइम पे सिर्फ एक सेंटेंस पे फोकस कर सकें, और वो वाला सेंटेंस बिल्कुल सही तरीके से जैसे उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक जो है वो बना सकें। टॉपिक सेंटेंस, ओके। उसके बाद जो है वो एक्सप्लेनेटरी और रीजनिंग सेंटेंस, यहाँ पे आपको जगह दी हुई है, अपना दूसरा सेंटेंस लिखें। उसके बाद तीसरा सेंटेंस सपोर्टिंग पॉइंट जो है वो लिखें, एग्जाम्पल दें। सपोर्टिंग पॉइंट 2 अगर आपने देना है, ऑप्शनल है इसीलिए उसको ग्रे कर दिया, लेकिन अगर सपोर्टिंग पॉइंट 2 देना है तो फिर एग्जाम्पल 2 भी देना पड़ेगी। और आखिर में कंक्लूडिंग सेंटेंस। शुरू में आप लोग जो पैराग्राफ लिखेंगे उसके आखिर में अपना नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो जरूर लिखा करें, वो जरूर लिखा करें। इसलिए कि इसमें आपने जो है वो करना है, शुरू में हमने थोड़ा सा इसको सीखने के लिए टोटल नंबर वर्ड जो है वो जरूर लिखे अपने यहाँ पे जितने भी आपने लिखे हैं।
अच्छा, यहाँ पे काउंटिंग जो है उस मेथड से नहीं होगी, वो जो है कि जी नंबर ऑफ लाइंस गिन ले और नंबर ऑफ वर्ड्स गिन ले और उसके बाद इस तरह करके मल्टीप्लाई करके, उस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि ये आप ब्लॉक में नहीं लिख रहे, ये आप सेंटेंस बाय सेंटेंस लिख रहे हैं। सो आपको अलग अलग उसको गिन के तो नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो नीचे लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ वर्ड्स लिखवाने का एक बुनियादी मकसद है, हमारा टारगेट था 100 to 120 वर्ड्स का, तो अब लिख के देखें कि कितने वर्ड्स हो गए हैं और क्या आपने अपने टारगेट के करीब हैं या आगे निकल गए हैं या क्या है उसके ऊपर। जी 7:15 पे हमारा ब्रेक टाइम है नमाज का, तो 20 मिनट्स की ब्रेक करेंगे और लेट्स बी बैक बाय 7:15 to 7:35 तक। 7:35 PM। थैंक यू। आई विल बी ऑफलाइन फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स।
जी, हमने अभी तक जो है वो कवर किया है, और सारी चीजें जो मैंने आपके ग्रुप में ऑलरेडी जो है वो भेज भी दी हैं। और ये जो है पैराग्राफ स्ट्रक्चर जो है ये किया है। और नाउ यू पीपल वर आस्किंग कि जी इसकी एग्जांपल दें, तो उससे जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टडी द एग्जांपल। एंड ये अब पैराग्राफ स्ट्रक्चर जो है उसको जरा जहन में रखें। और आई एम सेंडिंग द एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, अब ये वो जरा जो स्ट्रक्चर जो था वो जहन में रखना है आपने। और एक एक करके सेंटेंसेस जो हैं वो किस तरीके से लिखे जाते हैं, आई एम शेयरिंग दैट विद यू। सो एफर्ट्स ऑफ पैन इस्लामिज्म के ऊपर ये अच्छा जी, हमारा टॉपिक सेंटर, हमारी जो सब हेडिंग है, मैंने आपसे पहले कहा था कि आपको सब हेडिंग जो है वो हमेशा टॉपिक सेंटेंस, ये जो है पैराग्राफ जो टॉपिक सेंटेंस है वो हमेशा सब हेडिंग पे लिखा जाता है। और यह पैराग्राफ जो है वो सब हेडिंग को एक्सपैंड किया जाता है। तो हमें एक सब हेडिंग मिली है, एफर्ट्स ऑफ पैन इस्लामिज्म। अब उसको देखें वर्कआउट किस तरह से किया। कि टॉपिक सेंटेंस ये है कि ड्यूरिंग द लेट 1960s एंड अर्ली 1970s several Islamic states became independent and the need of pan-Islamism was felt across the globe. अब ये जरा ख्याल रखना होता है कि पैन इस्लामिज्म एक टर्म है, तो अक्सर लोग टॉपिक सेंटेंस के अंदर ही उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं करना होता। आपका जो टॉपिक सेंटेंस है वो सिंपल, सिर्फ अपनी बात आपने जो करनी है, जो डेफिनेशंस हैं वो सारा कुछ सेकंड सेंटेंस में किया जाता है, सीएसएस में, ऐसे में। इसका काम ही इसका बेसिकली ये होता है कि इसमें जो सिर्फ जो जो डेफिनेशंस हैं और जो भी की टर्मिनोलॉजी जो एक्सप्लेन की जा रही है, वो सारी की सारी जो है वो सेकंड सेंटेंस में एक्सप्लेन करनी होती है। कभी भी फर्स्ट सेंटेंस में इस तरह की चीजें नहीं करनी। हमारे यहाँ अक्सर गलती करते हैं कि इस तरह की चीज आएगी एफर्ट्स ऑफ पैन इस्लामिज्म तो फौरन शुरू हो जाएंगे, पैन इस्लामिज्म इज डिफाइंड एज। यार अपना पैराग्राफ का पहले ना स्टार्ट कर लें। क्या इस्लामिक स्टेट्स बिकेम इंडिपेंडेंट एंड द नीड ऑफ पैन इस्लामिज्म वाज फेल्ट। अब पैन इस्लामिज्म चीज क्या है अगले सेंटेंस में हम करेंगे। द आइडिया वाज दैट मुस्लिम स्टेट्स कुड फॉर्म एन इस्लामिक ब्लॉक। अब ये है पैन इस्लामिज्म कि मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठे होकर इस्लामिक ब्लॉक बना ले, व्हाइल द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू मेजर सुपर पावर्स, यूएसए एंड यूएसएसआर। तो ये वो कोल्ड वॉर का एरा है ना। तो उस कोल्ड वॉर के जमाने में मुस्लिम कंट्रीज ने ये सोचा 60-70s में कि हम इकट्ठे मिलके तो पैन इस्लामिज्म यानी हमें मिलके जो है वो अपना ब्लॉक बना लेना चाहिए, बजाय इसके कि हम सुपर पावर्स के पीछे चलते रहे। सो द लीडर्स ऑफ, अब सपोर्टिंग पॉइंट क्या है? एक्चुअली सपोर्टिंग पॉइंट एक ऐसा सेंटेंस होता है जो मेनली आपका, देखें अगर आप गौर से, तो पैराग्राफ लिखा ही इसके लिए जाता है। ये वो मेन बात होती है जिसके लिए पैराग्राफ लिखा जाता है। सब टॉपिक सेंटेंस तो सिर्फ इंट्रोड्यूस कराता है कि इस पैराग्राफ के अंदर क्या चीज होगी। द लीडर्स ऑफ मेजर मुस्लिम नेशंस sought to unite the Muslim Ummah under one flag of Islam so that the dissolution of the Ottoman Empire could be compensated. ये जो मुस्लिम नेशंस थी सारी, इनकी लीडर्स ने ऑटोमन एम्पायर की सबसे बड़ी चीज ये थी कि ऑटोमन एम्पायर में
सारे मुस्लिम कंट्रीज यानी सारी जो आलमी इस्लाम था वो सारा अंडर वन फ्लैग था। ये कंट्रीज अलग अलग नहीं थे। लेकिन ऑटोमन एम्पायर जब टूट गई 1918 19 20 में, तो उसके बाद फिर जब इनको दोबारा आजादी मिली तो ये हम सब नेशंस अलग अलग हो गई, हमारे अपने झंडे अलग हो गए, नेशन की आइडेंटिटी अलग हो गई। तो वो जो उम्मत का जो कॉन्सेप्ट था, तो ये बड़ी सफाई से इन्होंने सारा किया यूरोपियन नेशंस ने, कि मुस्लिम दुनिया को टुकड़े टुकड़े कर दिया सारा, और उसके बाद से हम कभी भी दोबारा इकट्ठे नहीं हो सके। तो 1970s के शुरू में मुस्लिम लीडर्स ने ये महसूस करना शुरू कर दिया हुआ था 1960s के एंड पे, कि इस्लामी दुनिया अब उस तरह से मुत्तहिद नहीं है, चनाचे यहाँ पे हमें जरूरत है पैन इस्लामिज्म की, ताकि ऑटोमन एम्पायर में जो हमारा नुकसान हो गया था टूटने से उसको कॉम्पनसेट किया जा सके। इसकी एविडेंस ये है, एग्जाम्पल ये है कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिजायर, Organization of the Islamic Countries (OIC) was formed, and its first meeting was held in 1969 in Rabat, Morocco. अब एग्जाम्पल के अंदर आपने कोई ना कोई ऐसी चीज, एविडेंस, कोई फैक्ट, कोई ऐसा देना होता है जिससे आप अपनी सारी बात को रियलिटी के साथ लिंक कर सकें। क्योंकि मेन इशू ये आता है कि हम जितनी भी बातें कर रहे होते हैं वो ज्यादातर बस बातें बातें होती हैं, वो उनका वो सिर्फ थियरी है, जितनी मर्जी वो गप्पे मारते जाएं, लेकिन जब तक उसको हम रियलिटी के साथ लिंक नहीं करेंगे किसी बात की कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये कहा जा रहा है कि जी तमाम जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको इकट्ठा हो जाना चाहिए, तो ये सिर्फ बातें बातें हैं। लेकिन अब हमने रियलिटी जब पेश की है तो पता चलता है कि यस भाई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज जो थी वो बनाई गई, और उसके बाद जो है वो उसकी फर्स्ट मीटिंग रबात मोरक्को 1969। तो ये फैक्ट्स हैं। तो इस तरह की कोई ना कोई फैक्चुअल एविडेंस लाजमी देनी है, वरना हमारी बात जो है वो मुकम्मल नहीं होती। सो कंक्लूडिंग सेंटेंस, सिर्फ इसको वाइंड अप करना है, कोई सोल्यूशन नहीं देना इसका। दिस शोज दैट द एफर्ट्स ऑफ पैन इस्लामिज्म वर नॉट ओनली कंसीव्ड theoretically, but the Muslim Ummah also took practical steps to achieve that goal. अगर आप देखें इसको पूरे पैराग्राफ को, तो आपको महसूस होता है कि कंक्लूडिंग सेंटेंस बड़ी हद तक अपना जो टॉपिक सेंटेंस था उसी को रिलेट कर रहा है कि पैन इस्लामिज्म थ्योरेटिकली सिर्फ नहीं थी, बल्कि मुस्लिम उम्मा ने प्रैक्टिकल स्टेप्स भी आए, और ये ऊपर चारों सेंटेंसेस में जो बात की गई है उसको हमने वाइंड अप करके कंक्लूडिंग सेंटेंस के अंदर जो है वो दोबारा कर दिया। एक और चीज स्टूडेंट्स जो देखने वाली होती है पैराग्राफ थियरी के मुताबिक, वो ये है कि मॉडर्न जो राइटिंग का जो आजकल जो है पैराग्राफ के बारे में जो कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि एवरी पैराग्राफ शुड रीड लाइक अ मिनी एसे। आप पैराग्राफ को अगर गौर से देखें तो जैसे मैंने कहा था कि हर कॉम्पोजिशन के तीन हिस्से होते हैं, इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसकी बॉडी, और उसके बाद उसका कंक्लूजन। तो आप यहां देखें तो इस पैराग्राफ में भी ये हमारे पास जो देखें उसका इंट्रोडक्शन आ गया, ये तीन दरमियान में जो है उसकी बॉडी आ गई, और आखिर में हमारे पास जो है वो इसका, अगर हम इसको छोटी सी एक ऐसे के तौर पे भी लें तो भी ये उसकी डेफिनेशन के ऊपर पूरा होता है। अपना उसका टॉपिक है, मसलन एफर्ट्स ऑफ पैन इस्लामिज्म इसका टॉपिक है, और वहां से ये स्टार्ट हुआ, और उसने इंट्रोडक्शन दिया, बॉडी दी, और उसने अपने आप को कंक्लूड किया। कोई चीज इस पैराग्राफ के बाहर से हमें जरूरत नहीं है, हर चीज उसके अंदर मौजूद है। टॉपिक मिला, उसको हमने एक्सप्लेन किया, आगे उसकी रीजन दी, उसकी एग्जाम्पल दी, उसको कंक्लूड किया, हर चीज उसके अपने अंदर मौजूद है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ रही है? मैं एक और एग्जांपल भी देता हूँ, लेकिन यहाँ तक जरा देख लें कि आपको, जब आप अपना पैराग्राफ लिख लेते हैं तो उसको जरा चेक करें कि क्या ये इस तरीके से एक मुकम्मल ऐसे बन रही है, छोटी सी एक मुकम्मल ऐसे होती है।
ठीक है स्टूडेंट, ओके। डू वी ऑलवेज राइट कंपाउंड सेंटेंसेस? कोई शहजाद नासिर कोई पाबंदी नहीं है कंपाउंड सेंटेंसेस या सिंपल सेंटेंसेस या कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इस तरह की कोई पाबंदी नहीं लग सकती इसमें, इसलिए कि ये ऐसे है, ये लंबी चीज है। बाद स्टूडेंट्स हैरान होते हैं कि जी इसको, बात पूछते हैं कि जी टेंस कौन सा यूज करना है ऐसे में, सेंटेंसेस किस तरह के लिखने हैं। भाई भाई बड़ी लंबी चीज है, इसके अंदर कोई छोटी जो है वो नहीं, कंस्ट्रक्शन नहीं है उसकी। सो यू आर फ्री टू राइट विच एवर वे यू फील फिट। ओके, आपको एक और एग्जांपल देता हूं, उससे जरा चीजें कुछ जरा मजीद जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, इसकी मैं पिक्चर जरा आपके ग्रुप में साथ साथ अपलोड करते जाएं। पहले जो है वो सारी चीजें मैंने भेज दी हैं ब्रेक के दौरान, और जो पैराग्राफ स्ट्रक्चर जो आपको दिखाया था उसकी पीडीएफ दी है, उसको प्रिंट करें और उसकी जो है वो फोटोकॉपीज करवा लें प्रिंट करके, ताकि आप जो है वो उसको फ्रीक्वेंटली अपने पैराग्राफ्स हमने अब जितने भी शुरू में प्रैक्टिस हमने करनी है सारे उसके अंदर लिखने करने हैं। Okay, let me show you another paragraph. यार ग्रुप लिंक सेंड किया था पहले, मेरी अब चैट बंद हो गई थी इस दौरान, और स्टूडेंट्स के पास होगा। वेयर आर द फाइल सेंट, इज देयर अ सेपरेट ग्रुप फॉर इट? डॉक्टर उमर, ये कोई नया बंदा आया भाई? आजम तारक, अच्छा, आपस में बात कर रहे हैं। ये सेपरेट ग्रुप है जनाब, आपकी क्लास के लिए सेपरेट ग्रुप बनाया गया है टेलीग्राम के ऊपर। वी हैव अनदर पैराग्राफ, लेट्स फोकस ऑन दैट राइट नाउ। ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें। सर कंक्लूडिंग कनेक्टर्स यूज कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? वसीम खान, अजीबो गरीब किस्म की टर्मिनोलॉजी, कंक्लूडिंग कनेक्टर्स। देखो, अपने आप को ना ज्यादा जो है ना कंफ्यूज ना करें। आप एक बुनियादी चीज असल में हमेशा भूल जाते हैं, और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इस डॉक्यूमेंट को प्लीज एक नजर देख लिया करें, ताकि आपको काफी सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन ये जैसे आप टोटली इसको ओवरलुक कर देते हैं। जिस बंदे ने ये एक दफा पढ़ ली हो ना, उसको पता होता है कि एग्जैक्टली इस कोर्स के अंदर क्या कुछ पढ़ा जाना है। ये देखो जरा, 6B क्या है? देखो जरा, 6B क्या चीज है? कुछ समझ आती है इससे? तो पैराग्राफ को आपस में लिंक कैसे करना है, या उनके आखिर में कंक्लूजन के वर्ड्स क्या करने हैं, वो आप लिख सकते हैं, जिनको आप कंक्लूडिंग कनेक्टर्स कह रहे हैं। अजीब मिसलीडिंग किस्म की टर्मिनोलॉजी है, कनेक्टर नहीं है ये कंक्लूडिंग वर्ड जो है वो इस तरीके से स्टार्ट होता है। यस, लिख सकते हैं दस और हैंस या इन दिस वे, इस तरीके से ऑटोमेटिकली जो है वो आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है वो स्टार्ट हो सकता है। ओके, नाउ आई हैव दिस पैराग्राफ टू शो यू, और इसका टाइटल है, हमारे पास आउटलाइन की सब हेडिंग मिली हमें, ब्लीक पीस प्रोस्पेक्ट्स इन अफगानिस्तान। हमें इस चीज का नहीं पता कौन सी ऐसे है, ऑल दैट वी नीड इज अ गुड सब हेडिंग जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। ब्लीक पीस प्रोस्पेक्ट्स इन अफगानिस्तान। अब इसी को एक्सपेंड करके हमेशा जो आपका जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो अपनी सब हेडिंग को ही एक्सपेंड करके बनाना होता है। अब ये देखें, इसके सारे वर्ड्स टॉपिक सेंटेंस में यूज हुए हैं। द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग पीस हैव मोस्टली बीन ब्लीक इन अफगानिस्तान। ब्लीक यूज हो गया, पीस हो गया, प्रोस्पेक्ट्स हो गया, अफगानिस्तान।
आउटलाइन जो है वो इस तरीके से लिखी जाती है फ्रेजेस में, और अब आपने टॉपिक सेंटेंस के अंदर जो है उसको एक्सप्लेन करना है, उसको उसको जो है एक्सप्लिकेट, उसको जो है एक्सपैंड करना है। सो सेंटेंस बना है कि द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग पीस हैव मोस्टली बीन ब्लीक इन अफगानिस्तान। हैव मोस्टली बीन माजी में रहे हैं। क्या वजह क्या है, हम क्यों कह रहे हैं, सारी दुनिया जो है कह रही है कि जी पीस होना चाहिए अफगानिस्तान में, और हम कह रहे हैं कि जी यहाँ पे अमन कायम होना जरा मुश्किल लग रहा है। तो मेरे पास रीजन क्या है इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने की? रीजन ये है, द रीजन इज दैट थ्रू आउट हिस्ट्री अफगानिस्तान हैज सीन लिटिल एक्सपीरियंस्ड इन इट्स टोटलिटी। मसला ये है कि इस पूरे मुल्क में अमन बहुत कम कभी रहा है हिस्ट्री में। हर वक्त इसके किसी न किसी इलाके में इसकी ठूठा जो है वो लगी रहती है। अफगानिस्तान की जंगें उसके बॉर्डर्स पे नहीं है, इसकी सारी जो लड़ाइयां हैं वो इसके अपने अंदर है। अच्छा, अब ये बात आगे कैसे चलानी है? जो एक्सपेंडिंग सेंटेंस है, बेसिकली जो बात मैं करना चाह रहा था इस पैराग्राफ के अंदर, वो ये है नंबर 3। द लैंड ऑफ अफगानिस्तान with its mountainous terrain is somewhat responsible for the warring history of this country। किसी हद तक हम ये कह सकते हैं यहां क्यों हर वक्त लड़ाई चलती रहती है, शायद इसलिए कि इसका जो it comprises ethnically different people who live isolated in different valleys and plains। ज्योग्राफिया ये है कि इसके सारा पहाड़ी इलाका है, वैलीज हैं, प्लेन्स हैं, और उनके अंदर जो लोग रहने वाले हैं वो भी एथनिकली डिफरेंट है। तो फिर इतनी ज्यादा जब डाइवर्सिटी होगी किसी कंट्री के अंदर, और फिर उनमें आपस में उनका जो है वो कम्युनिकेशन भी नहीं है और एग्रीमेंट भी नहीं है किसी चीज के ऊपर, तो फिर लड़ाई तो नेचुरल चीज है। ये सपोर्टिंग पॉइंट है, लेकिन इस बात को हम उस वक्त तक मान नहीं सकते जब तक हमारे पास कोई इसकी एविडेंस, कोई फैक्चुअल एविडेंस ना हो। फैक्चुअल एविडेंस ये है कि अफगानिस्तान कंप्राइजेस 34 प्रोविंसेस। अब ये फैक्चुअल एविडेंस है, each one of which is ruled by one or two dominant tribes। इस मुल्क के 34 प्रोविंसेस हैं। आप अंदाजा लगाएं, पाकिस्तान में हमसे 4-5 सूबे जो हैं वो नहीं संभाले जाते, तो यहाँ कितनी डिवीजन है, किस कदर सेगमेंटेशन है, और हर सूबे के अंदर हुकूमत किसकी है? 1 or 2 डोमिनेंट ट्राइब्स की। हर ट्राइब ने अपना अपना सूबा बनाया हुआ। These tribes are mostly at daggers drawn with each other। इनकी आपस में बनती भी नहीं है, लड़ाई भी लगी रहती है आपस में। Whether the dispute is territorial, cultural, social or religious, it is mostly settled in militant style। ज्यादातर जो मतलब आपस में बैठ के तो बात नहीं करनी ना, जो भी कोई मसला हो वो हमेशा कहते हैं जी लड़ के फैसला करेंगे। सो हर वक्त कोई ना कोई कहीं ना कहीं 34 प्रोविंसेस में सारी जगह पे एग्रीमेंट तो नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं असलहा इस्तेमाल हो रहा होता है, लड़ाई चल रही होती है हर वक्त इस मुल्क के अंदर। In this way, the desire of peace in Afghanistan is not supported by historical evidence। ठीक है, आपकी डिजायर तो मौजूद है, अफगानिस्तान में करने की नजर नहीं आती। सो अब इसके ऊपर जो है वही टेस्ट हमारा, डज इट रन लाइक अ सिंगल ऐसे, और आप देखें कंप्लीट है। ब्लीक पीस प्रोस्पेक्ट्स उसका टाइटल है, और उसके बाद हमने अपनी बात जो है वो शुरू की, उसको एक्सप्लेन किया, उसको एक्सपैंड किया, उसके ऊपर बाकायदा जो है वो फैक्ट्स, फैक्चुअल एविडेंस जो है वो दी, और उसके बाद आखिर में उसको कंक्लूड किया। अब इसके वर्ड जो है वो 131 वर्ड्स हो गए हैं, और आमतौर पे 100 to 120 की जो है वो कही जाती है कि जी इतना होना चाहिए। अब इसमें स्टूडेंट्स कंट्रोल जो है इसका ऐसे का वो आपके अपने पास होता है, तो इस तरीके से कि मसलन मैं आमतौर पे जब लिखता हूं मुझसे 100 to 120 का पैराग्राफ नहीं लिखा जाता। मेरी राइटिंग आमतौर पे जरा लंबी हो जाती है क्योंकि मैंने एक्सप्लेन करना होता है ना स्टूडेंट्स के लिए। तो ये पैराग्राफ 131 वर्ड्स का है। अच्छा, अब मैं आपको, आप भी जब लिखेंगे अपना पैराग्राफ तो उसके बाद मैंने आपसे कहा है कि टॉपिक मैं आपको देता हूँ पैराग्राफ के लिए, तो आज आपने वो वाला जो करना, ये चीज जो है पैराग्राफ की प्रैक्टिस करनी है।
और पैराग्राफ लिखने के बाद आपने काउंट करना है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हुए हैं। अब इसके अंदर जो एक चीज अभी आपको दिखाई थी वो वाली स्ट्रक्चर वाली, लेट मी गो बैक टू दैट। ये जो है, ये आपके ग्रुप में जो डॉक्यूमेंट्स भेजिए ना, मैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये लास्ट पार्ट जो है इसका जरा वो देखिएगा कि हमने टोटल कहे थे 16 टू 18 पैराग्राफ्स या 17 पैराग्राफ। तो ये कोई बहुत फिक्स चीज नहीं है, ये मैंने एक एवरेज ली है कि पैराग्राफ जो है वो 100 टू 120 वर्ड्स का होना चाहिए। और अगर इतने का हो तो फिर हम तकरीबन 17 पैराग्राफ्स के साथ ऐसे की लेंथ जो है वो हमें अचीव हो जाएगी। लेकिन मुझे वो 45 अच्छा स्टूडेंट्स, आपने करना ही होता है कि अगर आपके पैराग्राफ, आपने जो भी पैराग्राफ लिखना है, आज मैं टॉपिक देता हूं, एक पैराग्राफ लिखेंगे, उसके नंबर ऑफ वर्ड्स जो नीचे लिख लें। उसके बाद हम डिफरेंट टॉपिक्स लेते जाएंगे और आप डिफरेंट पैराग्राफ्स लिखते जाएंगे उसके ऊपर। तो ग्रेजुअली जब आप 8 या 10 पैराग्राफ्स लिखें, उनको जरा काउंट करके 10 पे डिवाइड करें तो आप एक एवरेज निकल आएगी। एक्चुअली ये पैराग्राफ की लेंथ फिक्स नहीं हुई है, देखते हैं। बस जो है वो बस थोड़ा थोड़ा लिखते हैं पैराग्राफ, 5 सेंटेंस